को आज जो समता जन संवाद का कार्यक्रम लंबा आप चला रहे हैं, इसलिए मैं कोई लंबा तकरीर करने नहीं आया हूँ। सबसे पहले यहाँ मंचासीन है हमारे जिला प्रभारी जनाब तजमुल हुसैन साहब, जिला अध्यक्ष श्री बिल्कू सहनी जी जिसको आपने अभी सुना है, जिला महासचिव सुशील मिश्रा जी और पूर्व डीआईजी साहब ने अभी श्री अरविंद ठाकुर जी जब बोल रहे थे तो हमें समझ रहा था रिटायर किए हैं लेकिन टायर्ड नहीं हुए। तो मैं श्रीमती प्रतिभा झा महिला नेत्री राज्य कमेटी की सदस्य और राज्य कमेटी सदस्य अरशद फारूकी जी, राज्य कमेटी सदस्य ज्योति प्रसाद यादव जी, ज्योतिष प्रसाद यादव जी, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार झा जी, राज्य कार्यवाहक कमेटी के सदस्य श्यामनंदन यादव जी और जिला किसान अध्यक्ष भगवान ठाकुर जी मंच संचालन कर रहे हैं। बहुत ही कलाकार हैं महानंद कुमार देव जी, बड़ी कलात्मक ढंग से अनुमंडल के अध्यक्ष भी हैं और बेनीपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रसून जी, बेनीपुर अनुमंडल अध्यक्ष रमाकांत यादव जी और शोएब अहमद जी, सुरेश सिंह जी, कुंदन झा जी, जिला युवा अध्यक्ष चांद बाबू और हमारे बहुत ही ऐसे विकट समय में भी कंधे में कंधे मिलाकर काम करने वाले जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खास करके बाढ़ एसोसिएशन में उनका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं श्री सुशील कुमार चौधरी जी, जिनको आपने सुना, एडवोकेट भी हैं और लड़ाकू भी। तो और हमारे पूर्व प्रधानाचार्य श्री केडी यादव और इलेक्शन कमेटी में भी हैं। तो हम समझते हैं वो भी जूलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं, हम बॉटनी ऑनर्स में रहे हैं, इसके बाद लॉ में चले गए। छोड़ दीजिए इस कहानी। अब मैं सिर्फ आपसे चंद बातों का ही जिक्र करूंगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और आप लोग जाना भी चाहेंगे बहुत लेम। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं 2.5 घंटा फंसा रहा, आपको 1.5 घंटा तो वहाँ सोनपुर में गंडक, चूँकि मैं परसों समस्तीपुर करके चला गया था एक निकाह में भाग लेने के लिए पटना। मैं सोचा कल है तो सुबह में निकलूँगा, 10 बजे से फंसा रहा, मुझे यहाँ 1-1:30 बजे आ जाना था, लेकिन अब इसके बाद आया तो बोचहा के पास 1 वे हो गया है रोड मुजफ्फरपुर टू दरभंगा, वहाँ फंस गया फिर 1 घंटा लगातार। इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पूरी तरह अराजकता है बिहार में। एक सड़क में ट्रांसपोर्ट न केवल ट्रैफिक सेंस की बात है, एक बिल्कुल अराजकता की स्थिति है। कोई जा नहीं सकता है, समय से कहीं आप पहुँच नहीं सकते। अब बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, चुनाव का समय है, प्रगति यात्रा चल रहा है और जो विपक्ष प्रतिपक्ष है वो योजनाओं की बरसात कर रहे हैं, ये घोषणाओं का बरसात कर रहे हैं, वो योजनाओं का, भावी योजनाओं का बरसात कर रहे हैं। न राधा के 9 मन की हुई न राधा नची, कहावत है गाँव में अपने लोग। ये घोषणा कर रहे हैं माय बहन योजना, माय बहन मान योजना, 2,500 रुपया देंगे प्रति महिलाओं को। हमने 4% पर बोला क्योंकि ज़्यादा बोलने से प्रचार हो जाता है, वो अस्त होने वाला है। लेकिन हम एक बात कहेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ इसलिए कहना चाहते हैं कि बजट जो है बिहार का वो है 2,46,000 करोड़ और उसमें खर्च हो जाएगा 1.5 लाख करोड़। तो फिर 200 यूनिट बिजली फ्री कैसे मिलेगा? और तब फिर सामाजिक सुरक्षा का पेंशन जो बढ़ोतरी करेंगे वो कहाँ से आएगा? इसका मतलब है भाजपा से कोई, उनको लगता है डील हुआ, यदि आपका बन जाएगा तो हम बजट दे देंगे। बजट तो वही देगा जो केंद्र में है। इसीलिए ये डपोर संघी घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं।
लेकिन जनता को आप जानते हैं भावना की सौदागरी चलती है सब जगह। अभी आप देख लीजिए क्या हो रहा है। जो जितने बड़े नेता हैं, जितनी बड़ी समस्या खड़ा करता है, बिल्कुल सैनी जी बोल रहे थे, जितना बड़ा समस्या खड़ा करिए उतना बड़ा नेता कहलाता है। क्या ये गलत है क्या? जो जितनी बड़ी समस्या खड़ा कर देगा बिहार में और देश में भी जो समस्या खड़ा कर देगा वो उतना बड़ा नेता हो जाए। डॉक्टर लोहिया कहते थे घर में भाई को डरा के मत रखो, समता समाज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डर घर को तबाह कर देगा। यदि आप भाई को डरा कर रखोगे, हिंदू मुसलमान करोगे, आज देश का सबसे बड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके देश का सबसे बड़ा नेता कहलाता। जो नेता जितनी बड़ी समस्या करेगा, समस्या खड़ा कर देगा समाज में, वो उतना बड़ा नेता, चाहे जातीय गोलबंदी हो, चाहे धार्मिक गोलबंदी हो, जो समस्या खड़ा करता है जितना बड़ा उतने बड़े नेता हो। ये दुर्भाग्य है, विडंबना। मैं आपको बिहार की स्थिति पर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जेपी आंदोलन से निकले हुए जो जेपी सेनानी है उनका 35वां साल शासन चल रहा है। 15 साल बड़े भाई का शासन और 19-20वां साल छोटे भाई का शासन। ये दोनों भाई हम लोग जब मीसा में अरेस्ट हुए थे 74 आंदोलन, उसी आंदोलन से निकले हुए। तो आंदोलन का जो आदर्श था, जयप्रकाश नारायण का उस समय नारा लगा था, सुशील भाई भी थे उसमें, शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करना, एक बनेंगे नेक बनेंगे, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। और जेपी ने कहा था युवक बचाओ अपना देश। क्या नारा था और क्या आदर्श था। उन सारे आदर्शों को, मूल्यों को बलि चढ़ा दिया गया। और उन्हीं के शासन में जो जेपी सेनानी, आप तो नहीं कह सकते हैं जेपी सेनानी जेल में थे, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में लोगों ने अपना समय, शक्ति, ऊर्जा सब लगाया था और उसका शासन आया। 35वां वर्ष गुजर रहा है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया। गरीब, बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य में माना जाता है। बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। बिहार में पलायन की समस्या मुंह भाए खड़ी है। बिहार में बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। डबल इंजन की सरकार चल रही है। अरे डबल इंजन चल रहा है तो नेपाल से वार्ता कर लो। 2000 की वार्ता हो गई थी, का स्थायी समाधान कैसे हो? अब एक तो कमेटी पर कमेटी बना रहे हैं, वित्त मंत्री मिथिलांचल में घूम रहे हैं, कमेटी बनाने से होगा। कमेटी तो पहले हम 2000 में लोकसभा में लाठीचार्ज, ठीक कहा था सुशील जी, हम लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए और लाठीचार्ज हुआ था, लाठी लगा हुआ। पार्लियामेंट का मेंबर थे 2009 और हमने कहा बाढ़ सुखाड़ का जब तक अस्थायी समाधान नहीं होगा, उत्तर बिहार का काया पलट नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा संरचना यहाँ ध्वस्त हो जाता है। हजारों एकड़ जमीन में फसल लगा हुआ बर्बाद हो जाता है, सड़क टूट जाती है, स्कूल बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बाढ़ सुखाड़ को, बाढ़ को अस्थायी समाधान करना है तो नेपाल से समझौता वार्ता हो चुका था 2000 में। कि नेपाल भाग में, बुरेली में, बड़ा क्षेत्र में, जनकपुर में, काठमांडू में और सभी जगह वहाँ बनेगा ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय। और ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय के द्वारा डीपीआर तैयार होगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के आधार पर हाई लेवल डैम बनेगा जो बड़ा क्षेत्र है, जल अधिग्रहण क्षेत्र है नेपाल में, और वहाँ से पन बिजली निकलेगी और पानी का कंट्रोल होगा, पानी का भी नियंत्रण होगा और पन बिजली भी पैदा होगी। जो पन बिजली पैदा होगी वो सस्ते दर पर किसानों को मिलेगी और 7 राज्यों को बिजली देगा। 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। हाई लेवल मल्टीपर्पस हाई लेवल डैम। आज तक वो डैम के दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2000 से लेकर 2025 नेपाल से वार्ता नहीं। 17 साल तो डबल इंजन की सरकार चल रही है और कुछ नहीं हो। और आप महंगाई के, बेरोजगारी आप देख रहे हैं, बेरोजगारों का फौज खड़ा है। क्यों खड़ा?
खड़ा इसीलिए है कि समाजवादी आंदोलन और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जो ताकत अर्जित की गई थी वो ताकत गलत हाथों में चला गया। इसी कारण हमारी गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारा जो पलायन समस्या है, बाढ़ समस्या है, गलत हाथों में चले जाने के कारण। मैं इसीलिए दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये लोग सत्ता को बना लिया है सुख सुविधा सहूलियत और धन प्राप्ति का माध्यम बना लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से यह सभागार है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मानना था, मैं इसलिए समता नाम रखा था संवाद को, मैंने जरूर कर्पूरी ठाकुर जी के लिए इस्तीफा दिया था। उनका मानना था सत्ता माध्यम होना चाहिए जन सेवा का, न कि सुख का, सुविधा का, सहूलियत का और साधन का माध्यम नहीं होना चाहिए। ये दोनों भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, सत्ता को सुख का, सहूलियत का और सुविधा का और धन प्राप्ति का माध्यम है। यही तो मूल बात। कर्पूरी जी का मानना था ये जो गरीबी है, ये जो पिछड़ापन है, वो भगवान की देन नहीं है, ये व्यवस्था की देन है। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए जन स्वराज आज प्रशांत किशोर ने ललकारा है। तो प्रशांत किशोर जो आवाज दिया है, इस आवाज में मुद्दा आधारित हमारा कंधा लगा है। हम इस मूवमेंट को, इस अभियान को समर्थन इसलिए कर रहे हैं, बिहार में कुछ तो बदले। अरे सत्ता परिवर्तन तो होता रहता है, एक बार व्यवस्था परिवर्तन पर जोर लगना चाहिए ताकि आम जनता को कुछ मिलेगा। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए, बेरोजगारी पर अंकुश लगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, पलायन मुक्त बिहार बन जाए, बेहतर बिहार बन जाए। ये हमारा, इसीलिए इनका जो मुद्दा है उस मुद्दा आधारित मेरा समर्थन, इसीलिए मैंने समर्थन दिया था। हमको तो बना दिया था कोर कमेटी, हम इस्तीफा दे दिए। जैसे अरविंद ठाकुर जी ने कहा आपको संगठन में मत रखो, हम तो अभियान में मदद करेंगे। अब बरसेंगे तो बूंदा बूंदी नहीं, जम के बरसेंगे, बूंदा बूंदी बरसने वाले हम लोग नहीं। तो मैं आपसे इसीलिए निवेदन किया कि आज विकास पुत्र क्या कहलाता है, सुशासन लाभ। किसका विकास हुआ है? अरे विकास के कोलाहल में गरीबों की आवाज दबाई जा रही है। कितने लोग भूमिहीन लोगों को जमीन मिल पाया? आप बताओ, हिम्मत है तो बता दो, 5 डिसमिल जमीन कितने गरीबों को दे दिए हो? विकास इतना चर्चा करता है, विकास के कोलाहल में गरीबों की आवाज दबा दी जा रही है। किसका विकास? किस क्षेत्र का विकास? किस कम्युनिटी का विकास? किस सेक्टर का विकास हुआ है? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास हो गया? क्या दलित जो सबसे दबे कुचले वंचित समाज है उसका विकास तुमने कर दिया 35 साल में? बताओ, किसका विकास क्यों? कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या बाढ़ प्रोन इलाका का विकास हो गया? बाढ़ से लोग मुक्त हो गए? नहीं हुए। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में सारा किसान जो कहते थे दोगुना आय देंगे, क्या हो गया किसान में? किसान आज सबसे ज़्यादा भटका हुआ है। मजदूर आज सामाजिक सुरक्षा के लिए तरफ रहा और शिक्षा जगत को जो चौपटी कर दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ विकास किसका? कहता है जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया। इसीलिए प्रोफेसर साहब अरविंद बाबू यहाँ पढ़े लिखे, बहस होना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ तो यदि बेनीपुर में ट्रैक्टर बिक जाएगा और बाईसाइकिल, ये जो बाइक है, बाइक की बिक्री ज्यादा हो जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगा। कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ? किस कम्युनिटी का विकास हुआ? किस समुदाय का हुआ? किस सेक्टर का हुआ? किस एग्रीकल्चर सेक्टर का? ये ना देखना पड़ेगा। ये कहाँ विकास हुआ? जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया। बड़ा भारी आंकड़ाबाजी करते हैं जालसाजी। अरे जीडीपी तो जिस शहर में बिल्डिंग बन जाएगा, ये जो बिल्डर्स है अपार्टमेंट बना देगा और ट्रैक्टर बिक जाएगा और बाइक बिक जाएगा, मोटरसाइकिल बिक जाएगा तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगा। लेकिन गांव में किसान आम लोगों का क्या हो? बड़ा भारी तर्क ये लोग देते रहते हैं। विकास, हाँ विकास हुआ है अरविंद बाबू, मैं इसको मानता हूँ। तो आपके लिए सब सरकार विकास नहीं हुआ, लेकिन बिहार में भ्रष्ट अफसरों का विकास हुआ है और बेईमान राजनेताओं का विकास हुआ है और बेईमान
व्यापारियों पान व्यवसाय करने वाला 2 नंबर का रे। आप देखते हैं ना, शराब तस्कर है, बालू माफिया है, आज देख रहे होंगे आप, भूमि माफिया है, शिक्षा माफिया है, उसका विकास हुआ? हम कहाँ कहते हैं विकास नहीं हुआ? हमको लोग बोला आप काय पक्ष में लेते, हम बिल्कुल पक्ष में अपना बात कहते हैं। उसको यदि गलत करते हो तो बोलो। विकास जरूर हुआ है बिहार में। बेईमान ठेकेदारों का विकास हुआ, बेईमान व्यवसायियों का विकास हुआ, बेईमान माफियाओं का विकास हुआ, बेईमान राजनेताओं का विकास हुआ है, और भ्रष्ट अफसरों का विकास हुआ। लेकिन आम जनता, गरीबों का विकास नहीं हुआ। यदि गरीबों का विकास होता तो पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम बढ़ता। आज पर कैपिटा इनकम आपका 35 से लेकर 40 रुपया तक है। अभी एक योजना के मंत्री बोल रहे थे नहीं 60 रुपया है। थोड़ा समय के लिए मान भी दिया जाए तो जो एवरेज है, यदि 1,60,000 रुपया पूरे देश का एवरेज चल रहा है, दूसरे राज्यों में प्रति व्यक्ति इनकम पर कैपिटा इनकम, तब बिहार का 50 रुपया 60 रुपया है, तो उसे क्या हो? कितना नीचे है हम। ये बड़ व्यक्ति जब तक आय नहीं बढ़ेगा तो हम कैसे मानेंगे हम सुखी हो सकेंगे? ये जो CD रेशियो है, जमा पूंजी आप लोग जानते हो, रिक्शा वाला, तांगा वाला, गांव का किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, आप दरखास्त दे के जाइए लोन लेने के लिए, आपको मिलेगा 40%, 50% उसमें से जमा पूंजी में से आपका पैसा जमा है बैंक में। बैंक नहीं देगा 100%, गुजरात मांगेगा, महाराष्ट्र मांगेगा तो 100% पैसा मिल जाएगा। कैसे नहीं विकास उसका होगा? आपका जो बजट का आकार है, मैं बेसिक सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, ये जो दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई हैं, ये कुछ लोग 17 साल अभी डबल इंजन चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। बजट का आकार जो बनता है वो वित्त आयोग है केंद्र में, क्योंकि हम भारत सरकार में मंत्री रहे, और वहाँ नीति आयोग बन गया। पहले योजना आयोग था हम लोग के समय में। ये वित्त आयोग, योजना आयोग और वित्त आयोग और जो नीति आयोग है, उन्होंने एक फॉर्मूला सेट किया है किस राज्य को पैसा कितना बड़ा आकार देंगे बजट। बजट के आकार का बुनियाद यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल रिसोर्सेस ऑफ द कंसर्न स्टेट, मतलब जिस राज्य में जितना आंतरिक संसाधन उत्पादन होगा उसको उतना बड़ा बजट दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर होगा, सबसे ज्यादा आंतरिक संसाधन है। आगे आपको आंध्रा सबसे आगे होगा, गुजरात में फैक्ट्री है, सब कुछ है, सबसे आगे होगा। बिहार में तो बालू है, पानी है, यहाँ कैसे आंतरिक संसाधन होगा? इसीलिए ये डबल इंजन सरकार को हम कहना, चैलेंज करना चाहते हैं, हिम्मत हो, सही माने में चाहते हो बिहार के गरीबों का विकास, तो तुम कहो बिहार को गरीबी के आधार पर, आबादी के आधार पर, उसकी आवश्यकता के आधार पर उसका बजट का आकार दो। यदि बजट बढ़ाना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट, नहीं करेगा। फॉर्मूले न बदलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, आंतरिक संसाधन जो राज्य जितना देगा उसको उतना पैसा दिया जाएगा। विकास होगा कैसे? मूल बात मैं बताना चाहता हूँ, विकास का कोई मतलब ही नहीं। डॉक्टर लोहिया कहते थे सबको शिक्षा सबको काम, समाजवाद का यही प्रकार। और हमारे कम्युनिस्ट भाई इसमें बताने आए हैं कि नहीं आए हैं। कम्युनिस्ट लोग कहते थे उस समय टांगे साहब का जमाना था, मिश्रा जी है ना, तो उसमें नारा लगता था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। डॉक्टर लोहिया समाजवाद क्या है, मैं इसलिए समता संदेश है सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर लोहिया कहते थे नहीं, सबको शिक्षा सबको काम, अपने आप आ जाएगा रोटी कपड़ा और यह है समता संदेश, यह है समाजवादी विचारधारा। तो सबका गुंजाइश है, जियो और जीने दो। और यही बात तो प्रशांत भूषण उठा रहे हैं, शिक्षा को सबसे ज्यादा, शिक्षा पर बल दे रहे हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी पर मामला को उठा रहे हैं। तो ये मामला तो बन रहा है, समाजवादी बात नहीं है क्या? समाजवाद का इससे बड़ा क्या होगा? जिसने कहा है जिसकी जितनी भारी आबादी उसको इतनी राजनीति हिस्सेदारी, ये भी तो समाजवाद है। क्योंकि समाजवाद में तो नारा लगा था ना, पिछड़ा पावे 100 में 60। और आज ये जो बड़ा भारी नाच कर रहे हैं मोदी जी, हथकड़ी लगा के या फेरी लगा के भारत में प्लेन से भेजा जाता है।
एक बार आवाज नहीं उठता है। कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, यही सब मुमकिन है कि हथकड़ी लगाकर बेड़ी लगाकर भारतीय नागरिक को भारत में लैंड कराया जाता, तब न कहता है मोदी है तो मुमकिन है, यही सब मुमकिन है। क्या गिरावट, भारत का सम्मान गिरा दिया। मैं इसलिए कहता हूँ कि मानवाधिकार में चैंपियन है अमेरिका, तो मानवाधिकार में जब चैंपियन है तो हमारे देश के नागरिक के साथ तुमने मानवाधिकार का कैसे खत्म किया। इसीलिए मैं व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिल करके, क्योंकि ये मुखौटाधारी समाजवादी जो है समाजवाद को गर्द में ले गया, समाजवादी कार्यक्रम को, समाजवादी विचारधारा को और समाजवाद को खुद कर दिया और समाजवाद को अपहृत करके हाईजेक करके कहता है हम समाजवादी हैं, भाषण देता है हमारा विरासत है, कोई हमको छीन लेगा। नहीं सुनते हैं हम लोग विधानसभा में, समाजवादी विरासत है इसका। मधुली में का समाजवादी विरासत है, जो चितपावन ब्राह्मण थे, जो सबसे बड़े ब्राह्मण नेता थे, उच्च कुल में जन्म लिए, उनका समाजवाद विरासत नहीं है। एस.एम. जोशी जो ब्राह्मण थे, क्या उनका समाजवाद नहीं है? क्या राज नरेंद्र जो भूमियार थे, क्या उसका समाजवाद नहीं है विरासत? क्या हम जानना चाहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का विरासत नहीं है क्या? डॉक्टर लोहिया का विरासत नहीं है क्या? जॉर्ज फर्नांडिस का विरासत समाजवाद नहीं है क्या? इनका विरासत जो परिवार से बाहर एक कदम नहीं लग सकता है, वो अब समाजवाद की बात कर रहा है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था एक व्यक्ति एक रोजगार, खेती नौकरी और व्यापार, और राजनीति तो सेवा क्षेत्र है, सब परिवार को उसमें लाग दिया। अरे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि हमारे परिवार पार्टी के जितने सदस्य हैं, संपूर्ण पार्टी ही हमारा परिवार है। और एक बड़े भाई बिहार में बैठ के कहते हैं, ललकारा देते हैं कि संपूर्ण हमारा पार्टी है, तुझे भी पार्टी, परिवार का सदस्य ही पार्टी है। नहीं है, ये समाजवादी है। ये समाजवाद कुछ कहता है, करता कुछ है। कथनी और करनी में फर्क नहीं। एक दूसरे सिंगापुर में हम लोग लगा देंगे। अरे जो माइनॉरिटी भाई है, यहाँ माफ करिएगा, नाम मैं पढ़ा हूँ उसमें से, उनको पूछिए। एक तराजू पर आप लोगों को तौल दिया है, मैं समीकरण वाले भाइयों गंभीरता से विचार करना। एक तराजू पर दो टिकट दिया पार्लियामेंट में, 18% आबादी है आपका बिहार में, आपको 2 टिकट, इसके परिवार को भी 2 टिकट, बराबर कर दिया तराजू को। परिवार कितना भारी है तो समझ लो। आपकी क्या मूल्य है यहाँ बिहार में। मैं समीकरण की चर्चा करें तो कोई समीकरण की मतलब है, यादव मुसलमान का वोटर चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। ये है प्लान, योजना, आप समझ लीजिए। और आप लोग टिकट के पार्लियामेंट में 2 टिकट दिया पूरे बिहार, और 2 टिकट उनके परिवार को दिया, तो 18% अकेले परिवार। ये परिवार बात वादे अब भाषण देते हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, परिवार में तो अपने बेटा को रखो। किसान का बेटा किसान बनता है, मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, शिक्षक का बेटा शिक्षक बनेगा, ये सब है हो जाएगा। एक तरफ से एक को तुम रख सकते हो विरासत के लिए, एक परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आता है, लेकिन सब को ले आएगा। ये धंधा है, रोजगार है क्या? पेंशन उठाना है, नौकरी है, सेवा का क्षेत्र है, जो सेवा करेगा सो है क्या? तो मैं इस पर बोलना इसलिए चाहता हूँ कि ये इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हो जाता है हम उनके द्वारा धोखा से, इसीलिए हम ज़्यादा प्रचार नहीं करके इनको यही हम लोग देना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, बहुत लोग आजकल चर्चा ये करेगा, होते हो गरीबी हट गए है, पिछड़ापन हट गया है, प्रशांत किशोर जो जन स्वराज कर रहे हैं, होगा क्या? मन में बड़ा भारी संशय नहीं है क्या? बड़ा भारी है कि जमेगा नहीं जमेगा। अरे भाई दुष्यंत का वो पंक्ति याद करिए, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होगा? सुराग नहीं होता। एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, कोशिश करने वालों को कभी हाथ नहीं होगी। कोशिश करिएगा तो हार नहीं होगा, कोशिश तो करिए या ट्राई कीजिए। ये आपके पक्ष में तो नहीं है कि आप जो चाहिएगा वही हो जाएगा, लेकिन इतना बात मैं जानता हूँ
कि समता को जिसको चाह नहीं वो अच्छा इंसान नहीं, और समाजवाद के बिना स्वराज नहीं, और बिना समता के समाज भी नहीं। इसके लिए यदि कोई राजनीतिक भागीदारी की बात किया है, पहली बात तो जन स्वराज ने कहा है कि जिसकी जितनी भारी आबादी उसको उतनी हिस्से, ये भी इसी बात को लेकर कभी बीपी सिंह साहब 90 में मंडल कमीशन को लागू किया, कहता है आवाज दिया है, हम आज उसी से बातचीत करने आए हैं, बड़ी जोर से प्रचार है। हम तो प्रसाद जी को कहते ही आप पहले बोलते हैं पक्ष में, आवाज दिया है, आवाज दिया है। जगदेव प्रसाद तो सीने में गोली खा दिया, गरीबों के लिए 90% लोगों के लिए ललकारा देने वाले को कहते हैं आवाज दे दिया, तो शरद यादव के गाड़े रथ लेकर चला, कोई मतलब नहीं था। जब वही आवाज दे दिया, सत्ता में चला गया तो आवाज दे दिया, 15 साल तो आवाज जो दिया उसका मुआवजा ले लिया, इको आवाज दिया, आवाज दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिसने पहली बार आरक्षण लागू किया। हम लोग कई बार के सैनिक, आज समाज बहुत प्रोग्रेसिव है, पढ़ा लिखा है, सब समझ रहा, समता का संदेश देने की कोशिश की, और कर्पूरी जी का फॉर्मूला चुरा लिया है मोदी। कैसे चुरा लिया? 3% सवाल को दिया था कर्पूरी जी 1978 में। हमने जब इस्तीफा दिया था तो हमने तो इसी मंशा से इस्तीफा दिया था कि समता मूलक समाज बने, चलो जात से जमात कियो, जाति तोड़ो जमात जोड़ो, ये था मेरा सपना, यही था मेरा परिकल्पना, इसलिए मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को इस्तीफा दिया। और यह फुलराज की धरती है मधुबनी जिला में, जहाँ से मैं पहली बार मैंने हुआ था 3 महीने के भीतर मैंने इस्तीफा दे दिया। इसीलिए लिखा कि मेरे मन में संकल्प था, डॉक्टर लोहिया का किताब मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा था बहुसंख्यक आबादी के लिए, यदि बहुसंख्यक लोगों को, कम आबादी वालों के लिए जिस दिन खाद भरेगा उसी दिन समता मूलक समाज का नींव रख, हम नींव रखने का प्रयास किया। हमारे मन में एक सपना था, संकल्प था। आज क्या हुआ? कर्पूरी ठाकुर के सपना को इन्होंने छूट और उन्होंने जब आरक्षण दिया तो 3% महिला के लिए, कोई भी महिला 3% आरक्षण, राज्य का मामला था, केंद्र का थोड़े, और 3% सवर्ग के लिए, और 12% अत्यंत पिछड़ा के लिए, और 8% पिछड़ा वर्ग के लिए, सबको समाहित किया था। इसी फॉर्मूला को चोरी कर लिया है मोदी। 10% सवर्ग, राष्ट्रीय स्तर पर दीजिएगा तो 10% थोड़े गरीब हो, आप बड़े सर्वे करा ली, गरीबी को देना है सवर्ग में भी, तो सब गरीब का सर्वे करवाओ, लगड़वाना एक्सपर्ट ग्रुप से सर्वे करा लो। ये लोग सब वोट का काम कर रहे हैं। अभी तो आपको लाल कार्ड की चर्चा तलेनुल साहब ने बहुत की। लाल कार्ड मैंने इसलिए बनाया था, उस समय भूखे आदमी मर जाता था 96-97 में, भूख से कोई मरना नहीं चाहिए, इसके संकल्प लेकर हमने और 40 करोड़ लोगों के लिए 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का सस्ता अनाज योजना लागू किया। मैंने मुफ्त में नहीं दिया, मैंने 2 रुपया गेहूं का प्रति किलो और 3 रुपए चावल का मैंने फिक्स किया, क्योंकि मैंने डॉक्टर लोहिया को पढ़ा था कि मुफ्त में नहीं बांटना चाहिए, इंसान प्रसादहीन हो जाएगा। आज इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 दिन पहले अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है कि अकड़मन हो जाएंगे, लोग परजीवी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, इसीलिए मुफ्त बांटने वाला गलत है देवी, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और हमने उस दिन ही यही काम किया था, तो हमारा योजना तो चल ही रहा है, जो 300 लाख मीट्रिक टन अनाज, क्योंकि एवरेज पूरे देश में 600 लाख मीट्रिक टन अनाज हर साल उत्पादन होता है, राष्ट्रीय उत्पादन, उसमें से 300 लाख मीट्रिक टन तो गरीबी रेखा के नीचे 2 रुपए किलो गेहूँ 3 रुपए पे चला गया बीपीएल। 300 लाख मीट्रिक टन, इसलिए उस समय मैंने गोदाम में रखवा दिया था कि हर साल 2 साल में अनाज खराब हो जाता, तो इसको आप क्या करो, बाढ़ तो आती है हर साल, तूफान आता है उड़ीसा में, चक्रवात तूफान, 1-1 कुंटल मुफ्त में बांट दो। ये आपदा प्रबंधन का राज था, जिसको मोदी ने वोट में ही बना दिया, 5-5 किलो फ्री कर दिया, कहता है वही अनाज दे दी। और प्रसाद जी को भी कहा था वो नहीं दिया, वो तो 40 करोड़ को बेवकूफ बना वोट के लिए। वो भी अभी तक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से काम चला रहा है, कैबिनेट से निर्णय नहीं हुआ है 5 किलो फ्री देने का। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी कोई आदेश दे सकता है,
ये 5 साल के लिए हुआ है, फिर बंद हो जाएगा तीसरा। और अंदाज करिए पहले कांग्रेस बंद हो रहा है, इनका योजना परमानेंट नहीं है। हमारा योजना लक्ष्मण रेखा है, हिम्मत है तो कुछ होइए, क्योंकि कैबिनेट के पास है, ये पूरा मंत्रिमंडल के पास है, मुहर लगा हुआ, उसको नहीं हटा पा रहा। लेकिन ये कर दिया मुफ्त पर आगे हो गए, आगे करके ही आपदा प्रबंधन के अनाज को वोट बैंक कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिए, कोई भी कहेगा मुफ्त में बांटोगे तो साथहीन हो जाएगा जनता, जनता काम नहीं करना चाहेगी। इसलिए डॉक्टर भैया भी कहते थे रिलीफ मैंडेट मत बनाओ जनता को, जनता को कुछ श्रम भी करना चाहिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तब उसको मजदूरी मिलना चाहिए। ये था आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिंग इस पर दिया है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर आप देख ही रहोगे अभी क्या हो रहा है। अंत में मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अभी आप कुंभ में मेला जानते हो, करोड़ों की आस्था का सवाल है, और जिनके कारण इस तरह का भगदड़ हुआ या गलती से मैनेजमेंट के कमी के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इंसान का लाश जिस तरह से बिछा वहाँ, और अभी अपने लोगों का आदमी दिल्ली में, बिहार के लोगों का कोई व्यवस्था है क्या? भावना की सौदागरी कर रहे हो। अरे आस्था का सवाल है तो करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, हम उसका नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दोषी है इस तरह का मैनेजमेंट के लिए उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये मृत्यु जिस तरह से हमारे लोग मरे हैं गरीब लोग, उस पर तो कार्रवाई हो ताकि भविष्य में लोग नहीं जाए आस्था के लिए, तो इस तरह का घटना नहीं, कोई नहीं बोल रहा, चुप लगाए हुए। तो मैं अंत में इसलिए कि मैं पहले कहा नहीं बोल पाऊंगा, समय काफी हो गया है, आप लोग को जाना भी होगा दूर तक। मैं अंत में यही कह रहा हूँ, ये फारूकी साहब बहुत देर हम लोग को सुनाते रहते हैं, आज हम भी कोई चीज सुनाते हैं। इकबाल साहब का है, अल्लामा इकबाल साहब, बोझ कर अस अपनी आंखों से, बोझ कर अस अपनी आंखों से, तुम भी मुस्कुराओ तो कोई बात होगी। सर झुकाने से अब कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात होगी। जिंदगी भीख में नहीं मिलती है। जिंदगी जो आप रोजगार छीनना चाहते हैं या शिक्षा लाना चाहते हैं, अब पलायन दूर करना चाहते हैं, जिंदगी भीख में नहीं मिलती है, जिंदगी बढ़ के छीननी पड़ती है। इस बड़े भाई और छोटे भाई के राज में, 35 साल के राज में, हम और आप भी अपने अधिकार के लिए, हक हकूक के लिए अपना अधिकार छीन पाए तो कोई बात होगी, कोई बात होगी।